अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सिटी 10 में मैं हूं आपकी मेज़बान सीमल हाशमी। इस दुआ के साथ कि आपका आज का दिन अच्छे तरीके से गुजरे। टॉप स्टोरीज की तरफ चलते हैं नाज़रीन। डेली सिटी 42 की आज की हमारी लीड स्टोरी, लेस्को की 28 नई सब काम नाकाज, फीडर्स तकसीम करके नए दफातर के कोड की बुनियाद पर बिलिंग की गई, फाल ना होने से सार्फिन धक्के खाने पर मजबूर। फास्ट ट्रैक पॉलिसी के तहत जून तक नए गैस कनेक्शंस पर पाबंदी। खर्चा बढ़ गया, ऑरेंज ट्रेन कैंपों पर मुतासरीन का खाना बंद। और पाकिस्तान में भी बरतानिया की तरह पुलिस का एतमाद बहाल करना है, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ। ये थी हमारी टॉप स्टोरीज, इनको हम डिस्कस करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं सिटी 42 के सीनियर रिपोर्टर कैसर खोकर। अस्सलाम वालेकुम कैसर साहब, क्या हाल चाल है आपके? अल्लाह का शुक्र मैडम। कैसर साहब, लेस्को की 28 नई सब डिवीजन्स में काम नहीं हो रहा, कुछ पता नहीं लग रहा, फाल ना होने से जो सारिफीन हैं जिनको मसाइल हैं, जो लेस्को ऑफिस का रुख करते हैं, वो धक्के खाने पर मजबूर हो। जी, ये बड़ा अलमिया की बात है कि लेस्को एक ऐसा अदारा है जो सर्विस डिलीवरी है। यानी कि आप ये समझ लें कि टेलीफोन अगर लोगों के ख़राब होते थे तो टेलीफोन का मुतबादल मोबाइल फ़ोन आ गया, जिसकी वजह से लोगों ने टेलीफोन घरों से कटवा दिए हैं। और इस वक्त आपके घरों में लोगों के मोबाइल फ़ोन नज़र आएंगे, टेलीफोन नहीं नज़र आएंगे। लिहाजा लेकिन बिजली जो है अभी तक कोई मुतबादल नहीं बना, जिसकी वजह से लोग बेचारे मजबूर हैं कि मुतबादल ना होने की वजह से लेस्को के डिपेंडेंट है। और लेस्को जो है जिस तरह लोगों को जलील करता है, एक तरफ तो बिलिंग ओवर बिलिंग होती है, दूसरा ओवर बिलिंग के बाद उनको सर्विस डिलीवरी नहीं होती सही तरह। और सर्विस डिलीवरी का यह हाल है कि 28 नई सब डिवीजन में ना काम है ना काज है, और नए फीडर भी बन गया है, लेकिन सार्फिन जो है ना वो धक्के खाने पर मजबूर है। अब ये कब तक ये जुल्म है, ये जुल्म कब तक चलेगा? आखिर इसको वापडा को लेस्को ऑलरेडी लेस्को खसारे का शिकार है और इन दफातर का जो लाखों रुपए का कर वो भी कंपनी को देना पड़ रहा है। तो क्या फायदा ऐसी नई डेवलपमेंट्स का जिनको पूरा नहीं कर सकते? जी बिल्कुल, ऐसी या तो सब डिवीजन बनाते ना, अगर बनाई थी तो उनमें सर्विस डिलीवरी होती, उनका प्रॉपर वो एक यूनिट के तौर पर काम करते हैं। जिस तरह एक सब डिवीजन एक मुकम्मल एक यूनिट होता है, उस मुकम्मल यूनिट होता है, उसमें तमाम फैसिलिटी, और तमाम फैसिलिटी का जो सेंटर है, वो सेंटर जो होता है वो सार्फिन होना चाहिए। जिस तरह हस्पतालों में या हेल्थ डिपार्टमेंट में एक सेंटर पावर जो होता है वो पेशेंट होता है, पेशेंट के इर्द गिर्द हर चीज़ घूमनी चाहिए। इस तरह यहाँ पर सब चीज़ें जो है ना वो सारफ के इर्द गिर्द घूमनी चाहिए, लेकिन सारफ की बजाय जो है ना वापडा के जो करप्ट मुलाजमीन है उनके इर्द गिर्द सारा सिस्टम घूम रहा है, और वो सारा लूट कर जो है ना वापडा को खा रहे हैं। लेकिन इस पर आज रोज़ बयानात भी आते रहते हैं, कंप्लेंट सेल भी बनते रहते हैं, सब डिलीवरी सेंटर भी बनते रहते हैं, लेकिन अभी तक देखें आपके सामने है कि लेस्को जो है ना उसका माइंड सेट ठीक नहीं हो सका। बिल्कुल सही कहा आपने। दूसरी हमारी टॉप स्टोरी, फास्ट ट्रैक पॉलिसी के तहत जून तक नए गैस कनेक्शंस पर पाबंदी लगाई गई है, 25,000 का कोटा मुकम्मल नहीं हो सका। क्या स्टोरी है ये? जी बिल्कुल, ये फास्ट ट्रैक पॉलिसी के तहत जून तक नए कनेक्शन पर पाबंदी लगा दी गई है। मैं ये बताऊं कि इस वक्त सबसे बड़ा लोगों का जो मसला है वो इस वक्त सबसे बड़ा अगर ट्रैफिक का मसला है लाहौर शहर में, तो उसके साथ साथ गैस और बिजली का भी मसला लोगों का है कि कनेक्शन नहीं मिलते। अगर कनेक्शन मिल जाते हैं तो ओवर बिलिंग होती है। अब देखें ये सुई गैस है, गैस जो है लोगों को गैस जो एक बुनियादी ज़रूरत है, गैस हो गया, पानी हो गया, बिजली हो गया, ट्रैफिक का मसला हो गया, हेल्थ की फैसिलिटी होगी, एजुकेशन होगी, ये बुनियादी ज़रूरतें हैं जो फ्री ऑफ कास्ट लोगों को मिलनी चाहिए। लेकिन यहाँ फ्री ऑफ कास्ट की बजाय इतनी महंगी मिलती है और मिलती भी नहीं है। फिर ये देखें जून तक जो है नए गैस कनेक्शन पर पाबंदी लगा दी गई है। लोग बेचारे सुई गैस के दफातर के धक्के खाने पर मजबूर है। अगर किसी भी दिन कोई भी शख्स जो है ना सुई गैस के दफ्तर जाए तो वहाँ पर आपको एक टाउट मिलेंगे जो आपका काम भी करवाएंगे, पैसे भी लेंगे, जलील भी करेंगे, और जो ईमानदार सारफ है जो अपना लाइन में लग कर काम कराना चाहते हैं उनको धक्के खड़े करना पड़ेंगे, जिसकी सिफारिश नहीं होती वो जलीलो ख्वार होगा। और इस वाले से मैं ये हुआ ये है कि 25,000 का कोटा दिया गया था ओगरा की जानिब से इनको, जिनको सुई गैस वाले पूरा नहीं कर सके, वो पूरा नहीं हुआ, जिसकी वजह से उन्होंने मजीद कनेक्शंस लगाने पर फास्ट ट्रैक वाले पाबंदी लगा दी। नाहली सुई गैस की और भुगतेंगे कौन? वो सारे और सारा बोझ जो है सार्फिन को, जो बेचारे कई सालों से 3-3, 4-4, 5-5 सालों से लाइनों में लगे हुए थे कि उनको गैस का कनेक्शन मिल रहा है, कर रहे थे और फास्ट ट्रैक भी पे उन्होंने किए। अब उनको जो है ना वो बेचारों को सफर करना पड़ेगा, और इस वजह से बेचारे जो है ना वो बेजारों मददगार दोबारा फिर सुई गैस के दफातर के चक्कर लगाएंगे। बिल्कुल सही। मेरे ख्याल से ये अपनी नाहली को छुपाने के लिए जो एक पूरा सेटअप तरतीब दिया जाता है, उससे बेचारी आवाम जो है वो पिसती है। गैस तो ऑलरेडी नहीं आ रही और जिनके घर अवेलेबल नहीं है, अब गर्मियाँ आने वाली हैं जिसमें
गैस मिल जाती है उसमें आपने जो है वो कनेक्शन देना बंद कर दिए? जी बिल्कुल, और इस हवाले से सुई गैस महकमे को चाहिए कि वो अपने जो टारगेट है वो भी अचीव करे। साथ साथ जो लोगों ने जो अप्लाई किया गैस के लिए, कम से कम जो लिमिट है वो 15 दिन रखी जाएगी। 15 दिन के अंदर अंदर जो गैस के लिए अप्लाई करता है उसको 15 दिन के अंदर अंदर कनेक्शन लाजमी तौर पर जो है वो दिया जाए। बिल्कुल सही। तीसरी, ऑरेंज लाइन ट्रेन मंसूबे के हवाले से है, खर्चा बढ़ गया और उस कैंपों में जो मुतासरीन मुकीम है उनका खाना बंद हो गया। 10 रोज़ में अखराजात 50 लाख से बढ़ गए, अब 1 रुपया भी नहीं है हाथ में। जी बिल्कुल, इस हवाले से मैं ये कहूँगा कि जो ये हुकूमत पंजाब जो ऑरेंज लेन की जो मीडिया कंपेयर पर जो पैसे खर्च कर रही है, जो इसके ब्यूरोक्रेसी पर पैसे खर्च कर रही है, जो ब्यूरोक्रेसी को बारी तनख्वाही पर देने पर खर्च कर रही है, वो पैसे जो है वो सार्फिन जो लोग हैं जो उनको मुआवजा देना है उस पर, या उनको जो वहाँ एंटरटेनमेंट देनी है उस पर खर्च किया जाए। सबसे ज़्यादा इस पर जो अहमियत होनी चाहिए कि जिसका आप घर उजाड़ देते हैं, जिसकी आप छत गिरा देते हैं, जिसका आप कारोबार तबाह कर देते हैं, जिसका आप रोज़गार तबाह कर देते हैं, जिसके मुंह से आप रोटी छीन लेते हैं कि एक बंदा वहाँ एक छोटा सा एक खोखा लगाकर अगर बैठा हुआ था तो वो रोज़ी कमा रहा था, तो आपने उसका खोखा गिरा दिया कि यहाँ से मेट्रो ट्रेन जो है ना गुजरनी है, तो उसको ना तो आपने मुतबादल रोज़गार दिया, ना मुतबादल कारोबार दिया, ना मुतबादल आपने घर दिया, ना आपने मुतबादल रिहाइश दी उसको, और उसको बेजारो बंद कर सड़क पर फेंक दिया, और उसके बदले जो आपने मुआवजा देना था और वो भी जो जलीलो ख्वार किया जा रहा है कि फलां PTT लेकर आओ, फलां रजिस्ट्री की कापी लेकर आओ। और बाद लोग ऐसे हैं जो पाकिस्तान बनने से पहले के वहाँ बैठे हुए थे, जिनके पास कोई क्लेम नहीं था, लेकिन वो सिर्फ कब्जे की बुनियाद पर बैठे हुए थे। अब कब्जे की बुनियाद पर बैठे हुए लोगों को जब आपने छत छीन ली तो उनके पास तो ना PTT की कापी है, ना रजिस्ट्री की कापी है, ना इंतकाल की कापी है, ना कोई और हक के मलकियत की कापी है। लिहाजा वो बेचारे जो लोग हैं वो ज़लीलो ख्वार हो रहे हैं, और वो गुजारा ना करें तो क्या करें। इस पर वज़ीर आला पंजाब को नोटिस लेना चाहिए कि जो तरीक़ाकार है, जो अदायगी का, जो मेट्रो ट्रेन के मुतासरीन को जो अदायगी का तरीक़ाकार है वो आसान बनाया जाए, और इतना आसान हो कि आम फहम हो और हर कोई जो है ना वो हासिल कर सके और उसको हर किसी को मुआवजा उसका मिल सके। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। लेकिन खोखर साहब करें क्या? प्लानिंग की नाकामी तो नज़र आ रही है हुकूमत की जानिब से। कुछ प्रॉपर तरीके से 27 किलोमीटर ट्रैक को एक साथ उखेड़ के रख दिया, पूरे शहर में ट्रैफिक का जो दबाव हुआ, जो लोगों की ज़िंदगियों पर असरात पड़ रहे हैं वो एक तरफ, अब जो मुतासरीन हैं जिनसे कमर्शियल उनकी दुकानें और रिहायशी यानी कि घर जो छीन लिए गए हैं, अब इसका क्या सोल्यूशन क्या है? किस तरह से, अब जो कैंपों में मुकीम थे उनके लिए तो खाने के पैसे भी नहीं रहे उनके पास, तो फिर किस तरह से ये पूरा करेंगे? वो फाके करेंगे, और फाके करने के बाद जब वो सड़कों पर आएंगे तो फिर हुकूमत नोटिस लेगी। ये ब्यूरोक्रेसी की मैं समझता हूँ नहली है कि इस पर ब्यूरोक्रेसी को चाहिए कि उनको फौरी तौर पर जो है ना उनका ना सिर्फ खाने पीने का इंतजाम किया जाए, उनकी रिहाइश का इंतजाम किया जाए, बल्कि उनकी ट्रांसपोर्ट का इंतजाम किया जाए, बल्कि लाहौर शहर के आसपास एक ऐसी कॉलोनी बनाई जाए रिहायशी कि जो भी यहाँ के मुतासरीन हैं वहाँ पर उनको घर दिए जाए। होना तो ये चाहिए था कि पहले से घर बनते, जी तमीर होते घर पहले, और जब ये लोग वहां से उठाते आप इनको फौरी तौर पर कहते फलां जगह जाकर ये चाबी ले और अपना वहां साथ सामान रख कर रहना शुरू कर दे। इनकी एक अलग कॉलोनी आबाद करते लाहौर शहर के बाहर और वहां इनको घर देते, या LDA की इतनी कॉलोनियां वहां पर इनको घर देते, लेकिन हुकूमत ने अभी तक कुछ भी नहीं उनके लिए किया। कंपनसेशन में हमेशा कुछ एक्स्ट्रा देना चाहिए, यहाँ पर तो बिल्कुल मार्केट कीमत से ज्यादा मिलना चाहिए, क्योंकि उनका साथ कारोबार तबाह होता है। ऑलमोस्ट मार्केट कीमत दी जा रही है, जिसमें आप कहीं और जाकर अगर उनका कारोबार बसाना चाहते हैं, कारोबार बनाना चाहते हैं, तो आपको 100 तरह की चीजें और सोचनी पड़ेंगी। एक तरफ तो ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज फराहम करने की हुकूमत बात करती है, दूसरी जानिब ट्रांसपोर्ट प्लानिंग यूनिट जो है वो माली खजाने पर बोझ बन रहा है। जी बिल्कुल, ट्रांसपोर्ट प्लानिंग यूनिट जो है इसमें मुलाजमीन जो है उनको डबल तनख्वाह दी जा रही है, जिसकी वजह से वो उनकी कारकर्दगी, आउटपुट और डिलीवरी जो है वो ज़ीरो है, जबकि वो एक ख़जाने पर बोझ है। इस तरह ये बड़ा एक पंजाब गवर्नमेंट का अलमिया है कि एक तरफ सरकारी मुलाजम सिर्फ सरकारी तनख्वाह पर गुजारा करने पर मजबूर है, जबकि दूसरी तरफ कई सरकारी मुलाजम उसी अंदर कंपनियां बनी हुई हैं और कंपनियों के अंदर जो है ना वो बाकायदा तौर पर डबल तनख्वाह, ट्रिपल तनख्वाह ले रहे हैं। जैसे आप देखें कि एनर्जी प्रोजेक्ट्स हैं, उनमें 10-10, 15-15 लाख, 20-20 लाख लोगों को तनख्वाह मिल रही है, जबकि दूसरी तरफ एनर्जी डिपार्टमेंट है जहां पर जो सादा जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की पे रोल्स के मुताबिक तनख्वाह है वो मिल रही है। इसकी वजह से ये डिस्क्रिमिनेशन है। एक तो ये तनख्वाहों का जो डिस्क्रिमिनेशन है ये खत्म होना चाहिए। प्रोजेक्ट्स में जो तनख्वाह मिलती है डबल ज़्यादा मिलती है या ट्रिपल मिलती है या 15-15, 20-20 लाख मिलती है, इसकी वजह से जो सरकारी महकमों में काम करने वाले मुलाजमीन या अफसरान हैं उनमें एक डिप्रेशन पैदा होता है, उनमें एक एहसास कमतरी पैदा होता है। उनका ये मुतालबा बढ़ता जा रहा है कि उन्हें भी प्रोजेक्ट में भेजा जाए, जिसकी वजह से कॉम्पिटेंट लोग
अहल लोग जो है वो सरकारी महकमों की बजाय जो है वो प्रोजेक्ट में जाने को तरजीह देते हैं, क्योंकि वहाँ पर तनख्वाह जो है ज़्यादा होती है। इसलिए हुकूमत पंजाब को चाहिए कि जो तनख्वाह है वो रैशनलाइज की जाए। तरों में तमाम प्रोजेक्ट्स में, तमाम ख्वाह वो एनर्जी प्रोजेक्ट है, ख्वाह कोई प्राइवेट सेक्टर के प्रोजेक्ट है, ख्वाह वो PND के प्रोजेक्ट है, तमाम की तनख्वाह जो है ना वो एक तरह की रैशनलाइज की जाए, ताकि लोग जो है ना वो बाकायदा तौर पर जो है ब्रेन ड्रेन एक जगह से दूसरी जगह ना हो सके। और अब देखें, ये एक ट्रांसपोर्ट यूनिट, प्लानिंग यूनिट है, ये कौमी खजाने पर बोझ बन चुका है कि इसकी कारकर्दगी सिफर है लेकिन तनख्वाह डबल ले रहे हैं। ये देखिए आपके सामने, इस तरह के गवर्नमेंट को फौरी तौर पर इन चीज़ों पर एक्शन लेना चाहिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अगली टॉप स्टोरी की तरफ चलते हैं। चने और दाल, चना सस्ती, मसूर, बेसन, चीनी 7 रुपये फ़ी किलो महंगी हो गई है। एक तरफ तो पेट्रोल की कीमतें मुसलसल कम हो रही हैं और जितनी हुकूमत को कम करनी चाहिए उतनी होने नहीं। दूसरी जानिब ज़राई इंतज़ामिया ने जो सरकारी नेशनामा जारी किया है उसके मुताबिक बहुत सी चीज़ें जो है वो महंगी हो गई हैं। सब्जियों और फलों की अगर बात कर लें तो उसका जो सरकारी नेशनामा जारी किया जाता है उस पर अमल दरामद होता है। जी, इस वाले से TCO लाहौर को चाहिए कि फौरी तौर पर प्राइस मजिस्ट्रेट जो है उनको एक्टिव करें, और ये प्राइस मजिस्ट्रेट जो है ना वो बाकायदा तौर पर जो है वो दुकानों के, मार्केटों के दौरे करें, जहाँ पर जाकर वो बाकायदा तौर पर चीज़ों को चेक करें। ख़ास तौर पर जो खाने पीने की अशिया हैं जिनमें चने है, दाल है, घी है, बेसन है, मसूर है, आटा है, ये चीज़ें जो है ना, और पीने का साफ़ पानी है, ये चीज़ें जो है ना, ये बुनियादी ज़रूरतें हैं, ये सस्ती होनी चाहिए। और होना ये चाहिए कि इन चीज़ों पर किसी किस्म का टैक्स भी नहीं लगना चाहिए। ख़ास तौर पर जो आटा, घी, नमक, पानी, ये चीज़ें जो है ना ये सस्ती होनी चाहिए, और इसकी सस्ती के साथ साथ मार्केट में अवेलेबल भी होनी चाहिए। लेकिन होता यह है कि जब गवर्नमेंट कोई एक्शन लेती है तो जो ज़ख़ीरा दोज़ हैं वो इन चीज़ों को ज़ख़ीरा कर लेते हैं और मार्केट से गायब कर देते हैं, जिसकी वजह से आर्टिफिशियल जो है ना ज़ख़ीरा दोज़ी पैदा करके जो है ना इन चीज़ों को जो महंगा किया जाता है। इस पर गवर्नमेंट को फौरी तौर पर प्राइस मजिस्ट्रेट को एक्टिव, मेरे ख्याल से इन चीज़ों का जो डायरेक्ट इफेक्ट है वो गरीब आवाम पर होता है, मतवसत तबके पर होता है जो नहीं अफोर्ड कर सकते महंगी चीज़ें। क्या इसमें भी हुकूमत रिलीफ नहीं दे सकती है आवाम को? क्या इसमें भी उनको महंगी चीज़ें ही खरीदना पड़ेगी? जी बिल्कुल, इस पर गवर्नमेंट को दाल खाना भी जो है वो आपकी चादर से बाहर हो जाएगा। जी बिल्कुल। एक तो ये कि रमज़ान बाजार या अतवार बाजार गवर्नमेंट ने लगाए हुए हैं, लेकिन अतवार बाजार जो है वो भी सिर्फ अतवार वाले दिन पर लगते हैं और वहाँ पर रश इतना ज़्यादा होता है और दूर दूर होते हैं। एक तो अतवार बाज़ारों का जो दायरा कार है वो वसी किया जाए। फिर ये कि अतवार बाजार जो है ये पूरा हफ्ता लगने चाहिए, सिर्फ अतवार वाले दिन नहीं लगने चाहिए, पूरा हफ्ता लगने चाहिए। और पूरा हफ्ता जो है ना लोगों को सब्सिडाइज और सस्ती जो है ना चीज़ें जो है ना मुहैया होनी चाहिए। और अतवार बाजार के साथ साथ जो गली महलों में दुकानें बनी हैं, मैं आपको बताऊं कि लोगों की बहुत बड़ी तादाद जो है वो गली महलों में, मार्केटों में या उनके घर के करीब जो मार्केटें हैं वहाँ पर चीज़ें खरीदती है। वहाँ पर जो है सस्ती चीज़ें जो है ना वो इंश्योर उसकी जो है ना यकीनी बनाना चाहिए ताकि आवाम को सस्ती चीज़ें मिल सके। लेकिन खोखर साहब आपका पॉइंट बिल्कुल ठीक है कि इतवार बाजारों में या इस तरह के जो स्पेशल बाजार लगे उसमें सस्ती मिलनी चाहिए। आम तौर पर सस्ती क्यों नहीं दे सकते? जब पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं फ़ौरन से कीमतें बढ़ा दी जाती हैं। अब तो सस्ता हो रहा है, अब तो बहुत सी चीज़ें जो है वो सेटल डाउन हो रही हैं, फिर चीज़ें महंगी क्यों मिल रही हैं? इसमें हुकूमत क्यों नहीं स्टेप इन कर रही? बात की जाती है, लास्ट ईयर कुछ अर्सा पहले मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने कहा था कि 5 रुपये किलो आलू मिल रहा है। उसको आलू की क्वालिटी तो जाकर देखिए, वो 5 रुपये किलो जो मिल रहा है, अगर मिल रहा है तो वो खाने के काबिल है। इन चीज़ों की तरफ तवज्जो क्यों नहीं दी जाती? जी बिल्कुल, इस हवाले से ये गवर्नमेंट की नहली और नलायकी है कि जो प्राइस मजिस्ट्रेट जो है या गवर्नमेंट की इंतजामिया जो है या सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है, TMA है, इस पर एक्शन नहीं लेती और क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों पर जो है ना कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। इस हवाले से कीमतों भी जो है उस पर भी यकीनी तौर पर कम होनी चाहिए, उसके साथ साथ उनकी क्वालिटी और क्वान्टिटी दोनों पर जो है ना नज़र रखनी चाहिए। और हुकूमत को चाहिए इस हवाले से छापामार टीमें जो है तश्कील दे, जो तमाम जगह पर जाकर जो है चेकिंग करे, मार्केटों में, गली मोहल्लों में मार्केटें, दुकानें जो बनी हुई हैं, बाजार जो बने हुए हैं, वहाँ पर जो है ये सारी चीज़ों को चेकिंग करें। और सार्फिन की जो है ना सस्ती चीज़ें जो है ना ये हुकूमत की अवलीन तरजीह होनी चाहिए। जिस तरह बिजली, गैस, पानी, एजुकेशन और हेल्थ गवर्नमेंट की अवलीन तरजीह होनी चाहिए, इसी तरह जो है ना खाने पीने की जैसे दाल, चना, आटा, घी और मिनरल वाटर जो है, ये साफ पीने का पानी जो है ना गवर्नमेंट की अवलीन तरजीह होनी चाहिए और ये जो है लोगों को सस्ती मिलनी चाहिए। ये अवलीन तरजीह है नहीं, ये प्रायोरिटी उनकी जो लिस्ट है उसमें कहीं नजर और ये नहीं सस्ती होनी चाहिए चीज़ें, और सस्ती होनी चाहिए चीज़ें, और ये लोगों का हक है, लोगों का हक उनका मिलना चाहिए। बिल्कुल सही। अच्छा, जहाज़ों की कमी है, 8 परवाजें मनसूख कर दी गई। लाहौर एयरपोर्ट पर तैयारों की कमी, PI और शाहिल इसका फ़्लाइट ऑपरेशन जो है वो बुरी तरह मुतासर हो रहा है। किस सिस्टम के तहत हम चला रहे हैं चीज़ें? जी, PIA की असल में बात यह है कि PIA को ओवरऑल जो है ना इसकी रिहेबिलिटेशन, इसकी रीस्ट्रक्चरिंग
और इसकी जो है ना वो नए सिरे से रीऑर्गेनाइजेशन करने की बहुत अशद ज़रूरत है। पीआईए एक वो अदारा था जो इसका निज़ाम सिस्टम सब कुछ वो बन रहा है जो आज से 40-50 साल पहले बना हुआ था वही चल रहा है। पीआईए के बाद जो पीआईए ने खुद बनाई, जैसे ये सऊदी एयरलाइन पीआईए की वजह से, कतर एयरलाइन है दूसरी, वो आज पीआईए से बहुत आगे निकल गई है। उनकी सर्विस डिलीवरी देखें, उनकी पंक्चुअलिटी देखें, वक्त पर परवाज़ आती है, वक्त पर फ्लाइट जाती है, उनकी परफॉर्मेंस देखें, उनके किराए देखें, वो सब, और उनके जहाज़ देखें, उनका फिर जहाज़ों का जो म्यार है वो देखें कि कितने अच्छे अच्छे उनके पास जहाज़ हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि पीआईए जो है इसकी भी ओवरऑल रीस्ट्रक्चरिंग जो है ना और रीऑर्गेनाइजेशन की जाए, और इसमें जो काली बेड़े हैं उनको निकाला जाए, और इसमें अच्छे लोगों को ख़ास तौर पर यंग ब्लड जो शामिल किया जाए, जो कौम से मोहब्बत करने वाले लोग हों, ताकि लोगों को सर्विस डिलीवरी भी मिले। अगर आप मैं एक ही चीज़ पर आप फोकस कर लें पीआईए के, कि पीआईए जहाज़ की पंक्चुअलिटी आप इंश्योर कर लें कि वक्त पर आएगा और वक्त पर जाएगा, ये कर लें तो आप पीआईए का रेवेन्यू इधर से आपको डबल मिल जाएगा। जो आपके मुसाफिर जो सऊदी एयरलाइन, कतर एयरलाइन या दूसरी एयरलाइन की तरफ जाते हैं वो नहीं जाएंगे, वो पीआईए की तरफ आएंगे। पीआईए का सबसे बड़ा खसारा यह है कि पीआईए के पास सबसे बड़ा जो आता है कि पीआईए में वो सफ़र करता है जिसको कहीं और टिकट नहीं मिलता, या कहीं और जिसको जो है ना कहीं और कोई पीआई जो एयर सर्विस जो है उसकी फ्लाइट नहीं जाती, वहाँ मिलता है। और खास तौर पर चीज़ें हैं जिसमें सोचना पड़ेगा, हुकूमत को भी स्टेप इन करना पड़ेगा, जैसा कि कर भी रहे हैं। अब रिस्ट्रक्चरिंग के हवाले से जो चीज़ें बेहतर हो सकें, जिससे पाकिस्तान एयरलाइंस का जो एक मयार है वो दोबारा से बहाल हो सके, वो होना चाहिए। खोखर साहब, हम मज़ीद खबरें भी डिस्कस करेंगे। नाज़रीन, यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, कुछ मज़ीद खबरें हम डिस्कस करेंगे। खोखर साहब, एक तरफ तो फास्ट ट्रैक पॉलिसी के तहत जो है वो जून तक गैस कनेक्शन नहीं मिलेंगे, दूसरी जानिब एप्टमा ने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि हुकूमत सस्ती गैस फराहम करे वरना 100 टेक्सटाइल मिल्स बंद कर देंगे। जी, एप्टा का ये मुतालबा इंतहाई जायज़ है। एप्टा का मसाइल हल होने चाहिए। एप्टमा जो है ना ये इस लिए बड़ा अच्छा है कि अगर 100 आपके इंडस्ट्री बंद हुई तो आप देखेंगे इससे मजदूर कितने बेरोजगार होंगे, आप इसका अंदाजा करें। और कितने घर जो है ना एक शिफ्ट में नहीं, तीन शिफ्टों में काम करते हैं, तीन शिफ्टों में काम करते हैं, और कितने मजदूर जो है बेरोजगार होंगे, और कितने घरों का चूल्हा जो है ना वो बंद हो जाएगा। इसलिए हुकूमत को, पंजाब को फौरी तौर पर चाहिए कि वो एप्टमा की हक़रत करे, एप्टमा के तमाम मुतालबा जो है ना मंजूर किए जाए, और एप्टमा को गैस की जो फराहमी है वो 24 आवर्स जो अवेलेबिलिटी यकीनी बनाई जाए। एप्टमा जो है वो मुल्क की रीढ़ की हड्डी है। एप्टमा जो है वो इंडस्ट्री है, सनत है, जिससे कारोबार चलता है, तजारत चलती है, सनत चलती है, लोगों को रोज़गार मिलते हैं, और लोगों को घरों में चूल्हा जलता है, लोगों को तनख्वाहें मिलती हैं। ये जो एप्टमा है इसके फौरी तौर पर जो मसाइल जो है ना हुकूमत पंजाब को तरजीह बुनियादों पर हल करने चाहिए, और सुई गैस को भी चाहिए, गैस कंपनी या ऑयल एंड गैस कंपनी जो है मिनिस्ट्री जो है उसको चाहिए, और हमारी इंडस्ट्री जो है टेक्सटाइल जो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट या वजारत इंडस्ट्री है उसको चाहिए, वजारत सनत और पैदावार को फौरी तौर पर एप्टमा के साथ मुज़ाकरत शुरू किए जाए, और एप्टमा के मसाइल जो है ना और मुतालबात जो है ना इन पर हमदर्दाना गौर करके इन पर मसाइल हल करने चाहिए। एप्टमा का ये जो मुतालबात है ये इंतहाई जेन्युइन है। बिल्कुल सही। और जब ये इनको इंटरनेशनल ऑर्डर्स मिलते हैं और वो उसको पूरा नहीं कर पाते टाइम पर, तो पाकिस्तान का नाम बदनाम होता है। ज़राअत को आपने एक तरफ कर दिया, अब आप टेक्सटाइल और जितने भी इंडस्ट्रियल साइड है आप उसको भी सपोर्ट नहीं कर रहे हो। क्या करें, ना बिजली है ना गैस है, वो बेचारे क्या करें। बिल्कुल, और इस हवाले से जो सनतें अगर बंद होगी तो पाकिस्तान की मोशत जो है वो ठप हो जाएगी। पाकिस्तान की मोशत ठप हो जाएगी तो सारे शहर जो लाइटें हैं, बिजली है, ये इसका क्या फ़ायदा होगा फिर अगर हमारे पास सनत नहीं होगी, तजारत नहीं होगी, रोज़गार लोगों के पास नहीं होगा, तो ये बिजली गैस का इसका क्या फ़ायदा होगा। लिहाजा हमें प्रायोरिटी जो है ना सनत और ज़राअत जो है ना वो प्रायोरिटी होनी चाहिए कि बिजली गैस जो है ना सनत, इंडस्ट्री, एप्टमा और ये ज़राअत जो है इनको तरजीह बुनियादों पर मिलनी चाहिए। बिल्कुल सही, आवाम के लिए सारे लेकिन होता एक तरफ होता यह है कि बड़ी बड़ी मार्केटें जो हैं वहाँ पर जो है ना वो एसी चल रहे हैं, स्प्लिट यूनिट चल रहे हैं और गैस चल रहे हैं, लेकिन मार्केटों पर बिजली और गैस की ज़रूरत नहीं है। हमें जो गैस और बिजली की ज़रूरत है वो एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और एप्टमा को ज़रूरत है, उनको दी जाए जिनको ज़रूरत है, इधर से लेकर उधर दी जाए जहाँ पर ज़रूरत है, जहाँ पर। लेकिन फिर आम सारिफिन का क्या कसूर है खोखर साहब, उनको भी तो मिलनी चाहिए। आम सारिफिन को, घरेलू सारिफिन को मिलनी चाहिए, लेकिन देखे ना मार्केटों का अगर टाइम जो बिजली मार्केटें बंद करने का पाबंदी कराई जाए, पॉलिसीज इस तरह की बनाई जाएंगी, इस तरह होनी चाहिए कि 8 बजे तमाम मार्केटें पूरे मुल्क की जो है बंद हो जाए। अगर बांग्लादेश में बंद हो सकती है, अगर इंडिया में बंद हो सकती है, अगर दूसरे मुल्कों में बंद हो सकती है शाम को मार्केटें, अगर यूरोप में बंद हो सकती है तो पाकिस्तान में क्यों नहीं 8 बजे तमाम मार्केटें जो है ना बंद कर दी जाए, ताकि ये गैस और बिजली की जो बचत हो ये इंडस्ट्री और ज़राअत को दी जा सके। बिल्कुल सही कहा आपने। एक तरफ तो हमारे पास बिजली नहीं है, गैस नहीं है, बेरोजगारी सर पर चढ़कर बोल रही है, महंगाई का बम जो है वो आवाम के सरों पर गिरता ही जा रहा है। दूसरी जानिब अरकान पंजाब असम्बली की तनख्वाहों में
100% इजाफे की मंजूरी का जो बिल है वो पास कर लिया गया है। मरात जहां पर देनी है वहां पर ये लोग ढेर लगा देते हैं। जहां फ़ायदा पहुंचाना चाहिए, आवाम को सहूलत देनी चाहिए, वहाँ नाअहल दिखाई देते हैं। और वैसे भी मैं आपको बताऊं कि जो हमारे अरकान असम्बली है वो पहले ही करोड़पति है, करोड़पति अरबपति लोग जो है ना इस वक्त असम्बली में बैठे हुए हैं। कोई गरीब बंदा या मिडिल क्लास का बंदा इस वक्त पंजाब असम्बली में नहीं है। उनकी तनख्वाह और मरात बढ़ाना जो है सरासर नाइंसाफ़ी और ज़्यादती है। उनकी तनख्वाह बढ़ाने की बजाय आम जो सरकारी मुलाजिम है, ख़ास तौर पर हमारे टीचर जो स्कूल टीचर हैं, उनकी तनख्वाह बढ़ाना बहुत ज़रूरी है कि हमारी टीचिंग जो सर्विस है वो बहुत पीछे चली गई है। और हमारे जो टीचर्स हैं इस वक्त बड़े कम्प्लेक्स का शिकार नज़र आते हैं। या हमारे ग्रेड 1 से ग्रेड 5 तक के दर्जा 4 के जो मुलाजिम है, वो बेचारा एक मुलाजिम है जिसकी 20,000 रुपये तनख्वाह है, वो कैसे गुजारा करता होगा। लिहाजा वहाँ पर जो है ना तनख्वाहें बढ़ाने की ज़रूरत है। हुकूमत पंजाब को चाहिए कि उनकी तनख्वाहें बढ़ाए, ग्रेड 1 से ग्रेड 16 तक के मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ाए, ना कि ये जो पहले ही अमीर तबका है उसको मजीद जो है ना मरात देने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। कि अरकान असम्बली तो पहले सबके पास लैंड क्रूजरें हैं, सबके पास अपनी गाड़ियाँ हैं, सबके पास करोड़ों रुपये का फंड है, लाखों रुपये जो है खर्च करके ये असम्बलियों में पहुँचते हैं। ये तो अमीर तरीन लोग हैं जो आते हैं असम्बलियों में, इसलिए इनको देने की बजाय गरीबों पर जो है ना पैसे खर्च करने चाहिए। बिल्कुल सही। दूसरी जानिब वेबसाइट ख़राब, इंटर के सैकड़ों तलबा जो है वो ऑनलाइन दाखिला नहीं भेज सके। एक तरफ आईटी की सपोर्ट में बात की जाती है और जुनैद रियाज की खबर है और कहा जाता है कि हर चीज़ को ऑनलाइन कर दिया जाएगा और तलबा जो है वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे, लेकिन अब वेबसाइट ख़राब है। अब बेचारे स्टूडेंट्स क्या करें? जी, इस हवाले से लाहौर बोर्ड जो है उसको चाहिए, लाहौर इंटरमीडिएट बोर्ड को फौरी तौर पर एक्शन ले कि जुनैद रियाज की जो खबर है कि वेबसाइट ख़राब है और इंटर के सैकड़ों तलबा ऑनलाइन अपना दाखिला नहीं भेज सके, जिसकी वजह से उनको फिर अगर दाखिला नहीं भेजेंगे तो उनको आप उनसे लेट फीस लेंगे। लेट फीस के लिए उनको पैसे का खर्चा पड़ेगा, जो स्टूडेंट जो है उनका नुकसान होगा। लिहाजा इस पर हुकूमत पंजाब को चाहिए कि फौरी तौर पर अपनी वेबसाइट जो है ना इस पर स्टूडेंट्स की तरफ से ये इल्ज़ाम भी लगाया जा रहा है कि जानबूझकर ये वेबसाइट ख़राब की गई ताकि ड्यू डेट जो है वो गुजर जाए और फिर डबल फीस ली जा सके। और इस हवाले से जो तलबा हैं उनको जो बजाय के उनको फीस में राहत मिलनी चाहिए, उनको फ्री फीसें होनी चाहिए, जो दाखिला फ़ीस है, एडमिशन फ़ीस है, लेकर उनसे जो फीसें ली जा रही हैं इस पर फौरी तौर पर लाहौर चेयरमैन को नोटिस लेना चाहिए। और आज राना मशहूद अहमद जो सूबाई वज़ीर एजुकेशन है वो इस वक्त लाहौर बोर्ड में एक इजलास भी कर रहे हैं और अगर वो हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं तो मैं इस प्रोग्राम की साथ से उनसे दरख्वास्त करूँगा कि वो वेबसाइट जो है ना लाहौर बोर्ड की ठीक कराने पर फौरी तौर पर हुक्म जारी करें। बिल्कुल सही। अच्छा, लम्स में तेज़ तरीन इंटरनेट की सहूलत के लिए 4G रिसर्च लैब बनेगी और मेरे ख्याल से यह एक बहुत अच्छा इकदाम है। रिसर्च लैब्स होनी चाहिए, स्टूडेंट्स को इस काम पर लगाना चाहिए कि टेक्नोलॉजी और जितनी इनोवेशन दुनिया में हो रही है वो यहाँ पर भी करके या कुछ नया बनाकर कम से कम चीज़ों को बेहतर कर सकें। जी बिल्कुल, ये बड़ी अच्छी रवायत है। लम्स जो है वो हमारा बड़ा एक प्राइड हमारा अदारा है जिस पर हमारे पूरे मुल्क को फ़ख्र है कि वहाँ से फ़ारग होने वाले जो तलबा हैं वो बाकायदा जाकर जो है पूरे मुल्क दुनिया में जो है पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं। और लम्स के स्टूडेंट के साथ साथ जो दीगर सरकारी तलीमी इदारे हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी है, गवर्नमेंट कॉलेज है, सिविल एंड कॉलेज है, वहाँ भी ये सहूलतें जो है ना वहाँ भी पहुँचानी चाहिए। और हुकूमत पंजाब को चाहिए कि वो यहाँ पर भी जो है ना सरकारी इदारों में भी ये 4G की जो कंप्यूटर की और इंटरनेट की सहूलत है वो फराहम करें। बिल्कुल सही। पाकिस्तान में बरतानिया की तरह पुलिस का एतमाद बहाल करना चाहिए। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने यह कहा है। कल उन्होंने बरतानिया के पुलिस हुकाम के वफ्द से मुलाकात की है। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब जो है बड़े मेहनत करते हैं और सारा दिन जो है ना काम करते हैं, आराम भी नहीं करते। और कल उन्होंने बरतानिया की पुलिस माजरत के साथ उनकी टीम शायद बहुत नालायक है। जी बिल्कुल, टीम उनकी है थोड़ी सी खामी, लेकिन वो खुद बड़े एनर्जेटिक हैं, बड़े मेहनती हैं, ईमानदार हैं। तो वज़ीर आला पंजाब ने ये बड़ा अच्छा किया कि लाहौर में भी और पंजाब में भी जो पुलिस का जो मोराल है, जिस तरह बरतानिया में पुलिस का म्यार आवाम की नज़र में मोराल भी बुलंद है और आवाम की नज़र में उनका नाम भी रोशन है, इस तरह लाहौर के शहरियों की नज़र में और भी जो पुलिस का नाम है वो रोशन होना चाहिए, बुलंद होना चाहिए, उनका पुलिस का बहाल होना चाहिए। इस हवाले से उन्होंने गुज़श्ता रोज़ जो मुलाकात की है उसके हवाले से मैं समझता हूँ कि लाहौर पुलिस जो है वो बरतानिया की पुलिस के जो तजर्बात है या उनकी जो टीचिंग है, उनकी जो अकेडमी है, उनकी जो ट्रेनिंग सेंटर है या उनका जो सर्विस स्ट्रक्चर है या उनके दीगर जो पैकेज है पुलिस के लिए, उनसे मुस्तफीद होगी और लाहौर पुलिस भी उसी तरह जो डिलीवर करेगी जिस तरह बरतानिया की पुलिस जो डिलीवर कर रही है। बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया खोखर साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, यहाँ पर हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। गुफ्तगू
का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे आपके साथ। और अब हम बात करेंगे मूवीज़ के हवाले से। बहुत सी पाकिस्तानी नई मूवीज़ आ चुकी हैं और बहुत सी आने वाली हैं। एक्साइटमेंट बढ़ रही है क्योंकि पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री जो है वो ग्रो कर रही है, अच्छे मयार की मूवीज़ बन रही हैं और किस तरह से काम हो रहा है, क्या क्या प्रोजेक्ट्स जो है वो आने वाले हैं, इन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे, यानी कि थोड़ी सी गॉसिप्स करेंगे मूवीज़ के हवाले से। हमारे साथ मौजूद है फैसल जावेद स्टूडियो में। अस्सलाम वालेकुम फैसल, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल ठीक बहुत अरसे बाद दोबारा से एग्जैक्टली वेलकम बैक। थैंक यू सो मच। सबसे पहले हम मूवीज़ की बात करते हैं। लास्ट मूवी आपने कौन सी देखी है? पहले तो मैं आपसे अभी लास्ट जो आई है वो हमारी पाकिस्तानी अदाकारा मावरा की मूवी आई थी, सनम तेरी कसम। दैट इज द लास्ट वन दैट आई हैव सीन। ठीक है। और अभी बाकी तो अभी आ रही हैं, बाकी अभी पाइपलाइन में। सो उससे पहले एक मूवी आई थी होमन जहां। एग्जैक्टली। हाउ वाज इट? होमन जहां एक बहुत आई थिंक इट वाज अ गुड न्यू ईयर गिफ्ट। 1 जनवरी को उन्होंने रिलीज़ की थी। बहुत अच्छी कहानी। जो सबसे अच्छी बात एक तो ये लगी थी, जहाँ तक कहानी का सवाल है, कि वो फिल्म आजकल की यूथ के मुताबिक बनाई गई है। सो जो इश्यूज डिस्कस किए जा रहे हैं वो बहुत रिलेटेबल हैं। प्लस कास्टिंग बहुत अच्छी की गई है, क्योंकि आई थिंक शहरयार मुनव्वर इज़ अ वेरी गुड एक्टर। अपने रोल में बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने निभाया है। देन दी अदर गाय अदील, अगेन मॉडलिंग से एक्टिंग के अंदर फॉर ए, सो बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया गया। जनरल यूथफुल लुक थी, पैकेजिंग बहुत अच्छी थी। मुझे मैंने जब ये मूवी देखी तो मुझे लगा बहुत नेचुरल एक्टिंग। Exactly. मतलब उस तरह के डायलॉग्स बोले गए जो यूजुअली हम फ्रेंड्स में बोलते हैं। एग्जैक्टली यही सबसे थोड़ी खास सी स्लैंग भी यूज की गई, बिल्कुल which सही was है। good। मतलब वो चीज़ अच्छी लग रही थी, आप रिलेट कर पा रहे ऐसे ही है। आई थिंक जो सबसे अच्छी बात आजकल बन रही है, यूथफुल फिल्में बन रही हैं, लेकिन वो फिर डायलॉग्स और स्क्रिप्ट को भी यूथफुल ही रख रहे हैं। खाली ताकि लोग रिलेट तो कम से कम कर सके, ऐसा ना लगे कि ये आप पढ़े पढ़ाए डायलॉग जो है जो फैंटेसी एलिमेंट है ना, उसको थोड़ा साइड पे रख के रियलिटी को खूबसूरती से दिखाया जा रहा है। बिल्कुल सही। लेकिन बहुत से लोगों ने इस पे जो है वो एतराज़ भी किया, और उसमें सबसे बड़ा एतराज़ ये था मैं जानना चाहूँगी आपकी उसमें क्या राय है कि बहुत से डिफरेंट सीन्स को जोड़ के एक मूवी बना दी। आई थिंक इसका जो, अगर आपको याद हो, लास्ट टाइम भी हमने डिस्कशन की थी कि जो हमारे टीवी कमर्शियल से आने वाले डायरेक्टर्स हैं, वो फिल्म की जो कुछ बात की है ना, वो कंट्रोल नहीं कर पाते। अगर आप टीवी कमर्शियल्स देखें, आई मीन आसिम रज़ा काफ़ी अरसे से, बहुत अरसे से टीवी सीरीज और म्यूज़िक वीडियोस बना रहे हैं, वो पीसेस में बनती हैं। एकदम आप गाने का सीन दिखा रहे हैं, देन कट शॉट एंड आप कहीं और पहुंच गए हैं। फिल्म के अंदर आपको कहानी को ना बांधना पड़ता है। वो एक चीज़ है जो कि हमारे था, वो थोड़ा सा वीक लगा। आई थिंक क्रिएटिविटी में ज़्यादा प्रोडक्शन कर जाते हैं, फिर जब एडिटिंग बोर्ड पे आती है ना चीज़, वहाँ पे जाके बैलेंस नहीं कर पाते। आई थिंक वी नीड टेक्निकल स्टाफ जो कि इन चीज़ों को समझ सके ज़्यादा बेहतर बिल्कुल तरीके सही। से। वो थोड़ा सा बीच में रब टूट जाता है। और फिर बिगर स्क्रीन के लिए जब आप प्रोडक्शन करते हो, सो यू नीड बिगर फ्रेम्स जो बड़ी स्क्रीन पर भी अच्छे ये वही मसला है जो टू मच क्लोजअप, बहुत क्लोजअप। अगेन टीवी कमर्शियल और टीवी आपको पता है क्लोज मीडियम है, हम ज़्यादातर फेसेस के ऊपर एम्फोसिस करते हैं। फिल्म पूरी बॉडी लैंग्वेज काउंट करती है। प्लस फिर आप एक्टर्स वो ले रहे होते हैं हमेशा जो टीवी ड्रामे कर रहे हैं, माशाल्लाह से बहुत अच्छी एक्टिंग, बट अगेन अगर एक बंदे ने फिल्म पहले नहीं की, एज इन द प्रॉपर फुल प्रोडक्शन फीचर फिल्म, बॉडी लैंग्वेज मेंटेन नहीं हो सकती। यू नीड एन एक्सपीरियंस फॉर दैट। बिल्कुल सही। तो वो चीज़ है। आई थिंक ही गॉट जस्ट एक्सपीरियंस, और नेक्स्ट टाइम शायद उनका बेहतर होएगा। आई थिंक एक्टर्स को मैं कुछ नहीं कहता, बिकॉज दे आर लाइक पपेट्स। आप उनको जैसा मोल्ड करोगे वो वैसा परफॉर्म करेंगे। बिल्कुल सही। मायरा ने बहुत अच्छी एक्टिंग की है, मायरा की एक्टिंग नो डाउट बहुत अच्छी थी, क्योंकि अगेन एक बात जो कि आपके हमसाया मुल्क को भी पता है कि पाकिस्तानी अदाकार और अदाकाराएं जो हैं वो एक्टिंग के मामले में दे आर वेरी सुपर्ब, जिसको आप कह सकते हैं। क्योंकि मैं बाहर भी काम कर रहा हूँ, मुझे वहाँ से भी रिव्यूज़ आ रहे होते हैं, तो जो पाकिस्तानी एक्टर एक्ट्रेसेस की बात होती है ना, वो एक चीज़ पे आके तो सब हो जाते हैं कि एक्टिंग बहुत अच्छी करते हैं। फिल्म कैसी थी ओवरऑल, वो ज़रा क्या कहते हैं उसको, सोचो मैं कहूँ, क्योंकि मोस्टली जितने भी लोगों ने देखी, लाहौर में मैंने स्पेशली नोट किया कि एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा थी, लेकिन बहुत ज़्यादा हाइप थी, लेकिन जब सिनेमा से लोग बाहर जब आ रहे थे, प्रोमोस जब आ रहे थे, तो पीपल वर एक्चुअली एक्साइटेड कि मतलब ये मूवी देखनी है। और आपने एक ना जब स्पेशली वो जैसे बात की, जो एक्टर्स टीवी से जा रहे होते हैं ऑन अ फिल्म स्केल, लोगों की आपसे एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी होती है, वन वे और दी अदर। वो जब फिर आप स्क्रीन पे देखते हैं और फिर एकदम से आप कहानी से मुतमईन ना हो या प्रेजेंटेशन से मुतमईन ना हो, तो फिर अच्छी अदाकारी भी जो होती है ना, वो एक लम्हे के लिए साइड पे जाती है। और हमारी मेरे ख्याल से ऑडियंस जो है वो इतनी, अब उनमें इतना शऊर आ चुका है कि आप फौरन से पकड़ लेते हो कि अच्छा यार ये क्या चल रहा था, मतलब ऐसा ही शुड हैव बीन द अदर वे और समथिंग लाइक। आप अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। बिल्कुल सही। नेक्स्ट मूवी अभी जो आपने लास्ट मूवी देखी, सनम तेरी कसम, जिसमें
मावरा ने एक्टिंग की है, कैसी लगी आपको मूवी? देखिए पर्सनली मुझे उसकी एक्टिंग बहुत पसंद आई। फिल्म एज सच कहानी वाइज अगर आप बात करें तो वो आई थिंक इतनी कोई स्ट्रॉन्ग नहीं चल सकी। मुझे लगता है कि आप फीमेल कैरेक्टर्स को आपने इतना डिमोरलाइज कर दिया बेचारी को, जो उसका किरदार था, कि इन द एंड शी डाइज। मेरे ख्याल से वो बेचारी ही थी Yes. जो इस तरह का रोल उनको मिला है। एंड आई थिंक वो प्रोफेशनलिज्म मुझे लगता है मावरा में कहीं ना कहीं कम है, क्योंकि आप जब एक प्रोफेशन में आ जाते हो, आप स्टार बनने से पहले ही जब स्टारडम का मुजाहरा करना शुरू कर दो तो फिर लोग जो हैं वो आपको रिजेक्ट कर देते हैं। और यही रीज़न है कि सिनेमा से मूवी 2 दिन बाद उतर गई है, लोगों ने उसको रिजेक्ट कर दिया। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि देखिए इतने बड़े बड़े स्टार जो हमारे पास हिस्टोरिकली मौजूद हैं, वो आज तक, अगर आप नदीम बेग साहब को देख लें, आप हमारी पुरानी अदाकाराओं को देख लें, वो आज तक डाउन टू अर्थ है। वो ना सिर्फ सुपरस्टार्स हैं बल्कि सुपरस्टार्स के वालिदैन बन चुके हुए हैं। बिल्कुल निशो जी हो गई, आई मीन ये वो अदाकार हैं जो अदाकाराओं के सुपरस्टार्स के वालिदैन, उसके बावजूद आज तक आप उनसे ऑफ स्क्रीन मिलो, ऑन स्क्रीन मिलो, दे आर डाउन टू अर्थ, क्योंकि उन्हें पता है कि उनको स्टार बनाने वाले उनके फैंस हैं और उनके लोग हैं। और फिर अभी रिसेंटली सनम सईद और मोहिब अली मेरे शो में आए हुए थे एंड दे वर सुपर्ब, मतलब इतने फ्रैंक फ्रेंडली, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर हम लाहौरियों से बात कर रहे हैं तो लाहौरियों ने उनको फ़ैन बनाना है और पाकिस्तानियों ने उनको फ़ैन बनाना है। ऐसा नहीं है कि वो घर बैठे बैठे खुद ब खुद फ़ैन बन जाएंगे। दूसरा, सनम तेरी कसम में जो एक क्रिटिक किया गया कि मावरा ने अपने कल्चर को बहुत पीछे छोड़ दिया, उनके जो वार्डरोब थी, द वे शी एक्टेड आउट, वो हमारा कल्चर नहीं है। वो आप व्हाई डू यू लूज इट? आप इंडिया जाके क्या अपने आप को क्या समझते हैं? देखिए मैं आपको एक बहुत सिंपल सी बात बताऊं, ये एक ऐसी चीज होती है जहाँ पे आपके अदाकारों को ये स्टेप लेना पड़ता है, खुद आपको स्टैंड लेना पड़ता है। इफ यू आर अ स्टार, ले स्टैंड। आप डायरेक्टर को बोले भी नहीं ये नहीं पहनना। एग्जैक्टली, ये स्टांस लेना आपके लिए इसलिए जरूरी है कि देखें आप जब दूसरे, स्पेशली जब हम हमसाया मुल्क जा रहे हैं, आपको पता है कि हम अपना जो भी दोस्ती का मुजाहरा करते हैं, एवरीथिंग ऑन द साइड, सो कॉल्ड पॉलिटिकल इश्यूज आर ऑलवेज देयर। वन वे और दी अदर आपके अदाकारों को या अदाकाराओं को मैनिपुलेट विजुअली किया जाता है। आपको स्टेप लेना है। फवाद खान ने बहुत ज़्यादा इस चीज़ को सीरियस लिया था। इवन फॉर एग्जांपल उनकी जो मूवी आई थी उसमें उन्होंने बहुत जो चीज़ हमारे कल्चर से हट रही थी, उन्होंने मना कर दिया था। आई थिंक ये चीज़ होती है जो आपको स्टार बनाती है। यू नो व्हाट यू आर डूइंग, यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट इट, एंड देन उसके बाद अपनी चॉइस रख सकते हो कि अच्छा यार ये आई एम नॉट कंफर्टेबल डूइंग दिस। यू डोंट नीड टू be desperate to get the role. Especially जब आपने बहुत desperation show करती है कि you can do anything for that role. Especially जब आपने अपने मुल्क में इतना अच्छा नाम और मुकाम पा लिया है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वन वे और दी अदर बढ़ जाती है, चाहे आप चाहें या ना चाहें। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मूविंग ऑन, नेक्स्ट मूवी आ रही है जी बचाना, सनम सईद और मोहिब अली की। क्या एक्सपेक्टेशंस है? प्रोमो तो आई थिंक प्रोमोस हम सब ने देख लिए हुए हैं, बहुत अच्छी, बहुत स्लिक बनी हुई है। सनम सईद और मोहिब मिर्जा वी ऑलरेडी नो के बहुत अच्छे वेरी क्यूट अदाकार है और बहुत अच्छे लगे। सनम से एक्सपेक्टेशन फिल्मी एक्टिंग की लेके लोगों को थी, लेकिन प्रोमो देखने के बाद आई थिंक वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। टेक्निकल साइड पर अगर हम बात करें, वेल शॉट इन मॉरिशस, जितने भी विजुअल्स अभी तक हमें नजर आए हैं बहुत खूबसूरत बड़े फ्रेम्स पर नजर आए हैं। वो लग रहा है कि वो फिल्म है, ड्रामा नहीं है। एग्जैक्टली। लेकिन एक चीज नजर आई उसमें, वो कंटिन्यूअस रन। देखिए फिल्म तो रनिंग पर ही बेस्ड है, जो कि आप दिखाएं भी। मुझे सिर्फ एक इशू हमेशा होता है कि आई थिंक अब एक वक्त आ गया है कि हम इंडिया पाकिस्तान का जो जोड़ियां बनाने का कॉन्सेप्ट है ना, उससे एक स्टेप आगे चले जाए। बिल्कुल सही कहा आपने। थोड़ी सी स्टोरी जो है वो मजीद स्ट्रांग होनी चाहिए, लेकिन लेट्स सी, अभी ये 26 को रिलीज होगी इंशाल्लाह। सो क्या उसमें एक्सपेक्टेशंस है? म्यूजिक की अगर बात करें बचाना का, वो आपको कैसा लगा? म्यूजिक इज इंटरेस्टिंग इसलिए मैं कहूँगा कि चूंकि वो इट्स नॉट टिपिकल रोमांटिक फीचर फिल्म टाइप, उसके अंदर एक कंटेंट जा रहा है, सो वो म्यूजिक को जिस तरीके से वो एम्बेड कर रहे हैं कहानी के अंदर, वो एक अच्छी चीज़ है। अब लेट्स सी कि वो पिक्चराइजेशन के अंदर किस तरह से बैलेंस करते हैं, बिकॉज हमारे यहाँ जो भी मैं पहले डिस्कस किया बैलेंसिंग आउट हो जाती है। किरदार अच्छे हैं, अदाकार बहुत आले हैं, टीजर्स आपकी एक्सपेक्टेशन को एकदम यहाँ से यहाँ ले जाते हैं, और फिर जब आप मूवी देखते हो तो वो नीचे आ जाते हैं। ऐसा ही होता है। आई होप इसमें ऐसा ना हो और वी आर कीपिंग फिंगर्स क्रॉस्ड। अच्छा प्रोजेक्ट, एक अच्छी मूवी जो है वो लाहौरियों को साथ साथ पूरे पाकिस्तान और बाहर भी, जहां फ्रेश पेयरिंग बहुत अच्छी है, वो बहुत काउंट करती है। थैंक यू सो मच फैसल, एंड नेक्स्ट वीक हम इंशाल्लाह फिर से मुलाकात करेंगे और इसी तरह से बातें करेंगे डिफरेंट चीज़ों के हवाले से, ताकि लाहौरियों को अपडेट रख सकें कि पॉजिटिव चीज़ें क्या हैं, नेगेटिव चीज़ें क्या हैं, और वो डिसाइड कर सकें। थैंक यू सो मच। इसी के साथ नाज़रीन यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद ज़ैनुल हसन से हेडलाइंस जानिएगा और उसके बाद दोबारा हाजिर होंगे।
वेलकम बैक नाज़रीन, सेगमेंट्स की तरफ चलते हैं और सबसे पहले हम आपको सेल्स और प्रमोशंस बताएंगे डिफरेंट ब्रांड्स पर बचत बाजार में। सबसे पहला ब्रांड है हमारे पास फॉरेस्ट ब्लू, और फॉरेस्ट ब्लू पर आपको 50% तक ऑफ मिलेगा। जाकर शॉपिंग करें और अपने आधे पैसे बचाएं। नेक्स्ट है जी लाइमलाइट, और लाइमलाइट पर आपको 50% तक ऑफ मिलेगा। हाइपरस्टार अगर आप जा रहे हैं तो हाइपरस्टार में यंग्स मायो गार्लिक है जी 500 ml, रिटेल प्राइस है 200, प्रमोशनल प्राइस 175। आप 25 रुपीज़ बचा सकते हैं। मिचल जैम 450 ग्राम्स असॉर्टेड, रिटेल प्राइस 140, प्रमोशनल प्राइस 115। 25 रुपीज़ आप सेव कर सकते हैं। और अब अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं। ओपन मार्केट का रुख करेंगे, सब्जियों और फलों की बात करेंगे। हसन अली हमें ज्वाइन करेंगे आज के भाव में। जी, आज के भाव में सबसे पहले रुख करेंगे हसन अली का। हसन बताइएगा, मुगलपुरा में आप मौजूद हैं, सब्जियां और फल किस कीमत पर मिल रहे हैं और महंगाई में कोई कमी देखने में आ रही है? जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मुगलपुरे के इलाके में, और अगर सब्जियों और फलों की कीमतों की बात की जाए तो कीमतों में कोई कमी जो है वो नहीं देखी जा रही। और अगर बात की जाए सरकारी नरखामे के हवाले से, रोजाना की तरह जो सरकारी नरखनामा है वो इस इलाके में भी अभी तक नहीं पहुंच सका, जिसकी वजह से जो सब्जियां और फल हैं वो मनमानी कीमतों पर फ़रोख्त किए जा रहे हैं। और जो शहरी हैं वो यही शिकायत करते नज़र आते हैं कि हुकूमती नुमाइंदे हों, हुकूमती इदारे हों, सिर्फ़ और सिर्फ दावे करते हैं कि आवाम को रिलीफ दिया जा रहा है, लेकिन अमली तौर पे देखें तो आवाम को किसी भी किस्म का कोई भी रिलीफ जो है वो नहीं दिया जा रहा। और अगर कीमत बात की जाए तो आलू जो है वो 15 से 20 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किए जा रहे हैं, प्याज 40 रुपये में फ़रोख्त हो रहे हैं, टमाटर 40 फ़रोख्त किए जा रहे हैं, लहसन जो है वो 240 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है, अदरक 120 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है, पालक 20 रुपये में, जबकि बैंगन जो है वो 30 से 40 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किए जा रहे हैं, साग जो है वो 20 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है, खीरा भी 40 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है, टिंडियाँ जो है वो 40 रुपये में फ़रोख्त हो रही हैं, लीमू 80 रुपये में, जबकि मटर जो है वो 40 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किए जा रहे हैं, मूंगरे जो हैं वो 150 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किए जा रहे हैं, फलियाँ 80 रुपये में, जबकि मेथी जो है वो 40 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त की जा रही है, अरवी 100 रुपये में फ़रोख्त हो रही है, करेले जो है वो 200 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किए जा रहे हैं, भिंडी 120 रुपये में फ़रोख्त की जा रही है, सब्ज़ मिर्च 80 रुपये, जबकि शिमला मिर्च जो है वो भी 80 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त की जा रही है, बंद गोभी 30 रुपये में फ़रोख्त हो रही है, फूल गोभी जो है वो 20 रुपये में फ़रोख्त की जा रही है, शलजम 20 रुपये में फ़रोख्त हो रहे हैं, चुकंदर जो है 40 से 50 रुपये फ़ी किलो, जबकि मूली और गाजर जो है वो 20-20 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किए जा रहे हैं। इस तरह से अगर फलों की कीमतों की बात करें तो उसकी भी यही सूरत हाल है। मुख्तलिफ़ किस्म का सेब जो है वो 80 रुपये से लेके और 200 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है। फ्रूटर की अगर बात की जाए तो फ्रूटर जो है वो 120 रुपये फ़ी दर्जन, जबकि किन्नू माल्टा मौसमी जो है वो 100 रुपये से लेके और 150 रुपये फ़ी दर्जन के हिसाब से फ़रोख्त हो रहे हैं। मुकामी केला जो है वो 60 से 70 रुपये फ़ी दर्जन, जबकि इंडिया और दीगर ममालिक से आने वाला जो केला है वो 120 रुपये फ़ी हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है। लाल अनार 150 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किए जा रहे हैं, अमरूद 80 रुपये में फ़रोख्त किए जा रहे हैं। इस हवाले से शहरी जो है वो यही कहते नज़र आते हैं कि हुकूमत को ये चाहिए कि वो ऐसे इक़दाम करे कि जिससे शहर भर में सरकारी निज़ाम है उसके मुताबिक सब्जियों और फलों की जो फ़रोख्त है वो हर सूरत में यकीनी हो सके। जी, बहुत शुक्रिया हसन अली आपका। ज़ैनत शॉप पर हसन, अगर आप जा रहे हैं तो वहाँ से बीफ जो है वो आपको मिलेगा 522 रुपये किलो में, और मटन है 848 में। बीफ कीमा आपको मिलेगा 540 में, और मटन कीमा है 967 में। गवर्नमेंट रेट के मुताबिक जिंदा मुर्गी 107 रुपये किलो, और उसका बना हुआ गोश्त 155 रुपये में। हाइपरस्टार से रेड स्नैपर आपको मिलेगी 649 में, रिवर सोल 799 में,
और फ्रोज़न पिंगासिस फिश फिंगर एंड बिस्किट्स जो है वो आपको मिलेंगे 339 में। परचून से अंडे 94 रुपये दर्जन, थोक से 92 रुपये और गोरमे से 93 रुपये। और अब ओपन मार्केट से इंटरनेशनल मार्केट से, यानी कि आपको बताएंगे गैर मुल्की करेंसी रेट्स माल के हाल में। जी, सबसे पहले अमेरिकन डॉलर कीमत खरीदा 105.90, कीमत फरोख्त है 106.15। पाउंड स्टर्लिंग कीमत खरीदा 153, कीमत फरोख्त है 153.70। यूरो की कीमत खरीदा 119.20, कीमत फरोख्त है 119.70। सऊदी रियाल कीमत खरीदा है 28.15, कीमत फरोख्त है 28.30। यूएई दिरहम कीमत खरीदा है 29, कीमत फरोख्त है 29.15। कुवैती दिनार कीमत खरीदे 348, कीमत फरोख्त है 350। ऑस्ट्रेलियन डॉलर कीमत खरीदे 74.50, कीमत फरोख्त है 74.95। जैपनीज येन और इसके बाद खुशामदीद कहेंगे आपको स्टूडियो में एक मरतबा फिर से। और नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में दो ऐसे पहलवान मौजूद हैं जो इंडिया की सरजमीन पर इंडिया को हरा कर आए हैं साउथ एशियन गेम्स में। सैफ गेम्स जो वहाँ पर जिसका इनेकाद किया गया था और इंडिया के साथ फाइनल मुकाबला हुआ, और बहुत ही जो है वो कहते हैं ना कि इंडिया के साथ कहीं पर भी किसी भी प्लेटफॉर्म पर जब मुकाबला हो और हमें जीत हासिल हो तो बहुत खुशी होती है। तो ये फ़ख्र जो है वो पाकिस्तान को इन दोनों ने नवाजा है। हमारे साथ मौजूद है इनाम बट और ज़मान अनवर साहब। अस्सलाम वालेकुम इनाम एंड ज़मान, क्या हाल है आपके? थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, कंग्रेचुलेशंस, गोल्ड मेडल विन करके आए आप इस गेम में, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। इनाम आपसे शुरू करेंगे, 6 साल से आप नेशनल चैम्पियन भी हैं और 2010 में भी आपने इंडिया को हराया था। इस दफ़ा कैसा रहा ये एक्सपीरियंस? अल्हम्दुलिल्लाह जी बहुत अच्छा रहा। कोई भी इवेंट जो स्पेशली इंडिया में होता है तो वो डेफिनेटली एक बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट हो जाती है, और जब स्पेशली पाकिस्तान और इंडिया का मुकाबला होता है फिर बहुत ऊपर वाला लेवल चला, जिसमें पूरी कौम की दुआएं आ जाती हैं, माँ बाप की दुआएं आ जाती हैं, और ट्रेनिंग का लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर हम नॉर्मली 5 से 6 घंटे ट्रेनिंग करते हैं, लेकिन जब इंडिया में कंपटीशन आता है तो डेफिनेटली कोचेस भी लेवल हाई कर देते हैं, हमें भी जोश होता है कि हमने पाकिस्तान के लिए विन करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जितनी एफर्ट की थी अल्लाह ताला ने उसका पूरा हमें रिवार्ड दिया है, और अल्हम्दुलिल्लाह इंडिया को हमने हराया, तो पाकिस्तान के लिए ये एजाज़ लेके आए हैं और हमें इस पर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी है। बहुत खुशी है और हमें भी बहुत खुशी है कि आप ये एजाज़ जो है वो पाकिस्तान के नाम करके आए हैं। ज़मान, आपसे बात करेंगे, आप पहली दफ़ा इंडिया के मद्दे मुकाबिल मतलब खेले हैं पहलवानी में? हाँ जी, इंडिया में जाके ना पहली दफ़ा ही पाकिस्तान की तरफ से खेला हूँ इंडिया के खिलाफ। तो कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया था, मेरे लिए सारा कुछ नया था एक्सपीरियंस, लेकिन अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा मेरी मदद की
और सब ये दुआएं बाप की, मेरे कोच की, सबकी दुआएं थी। और मुझे बहुत खुशी है कि मैं इंडिया में जाके इंडियन रेसलर को हरा के पाकिस्तान का झंडा बुलंद करके आया। डर लग रहा था पहले, क्योंकि जाहिर है जैसा कि इनाम ने भी बताया कि इंडिया के साथ जब खेलते हैं तो एक नेक्स्ट लेवल बात। हाँ जी, वो तो लेवल बहुत हाई हो जाता है इंडिया के साथ कंपटीशन के लिए। तो वो तैयारी हमारे कोच ने भरपूर कराई थी और हमने रिजल्ट भी इंशाल्लाह अच्छे ही दिए और इंडिया अच्छे को। दिए। लेकिन जब आप खेल रहे थे, फॉर एग्जांपल मैं ज़मान आपसे पूछ रही हूँ क्योंकि इनाम आपको तो ऑलरेडी एक्सपीरियंस भी है, तो क्या नफ्सियाती तौर पर क्या क्या असर होता है? क्या वो मतलब जो है किस तरह से क्या फीलिंग होती है उस वक्त? फीलिंग तो बहुत नर्वस था काफ़ी ज़्यादा कि इंडिया के खिलाफ इंडिया में पहली दफ़ा खेलना, क्राउड बहुत ज़्यादा था उनका और वो उनके पॉइंट के ऊपर ज़्यादा शोर करते थे और हमारे के ऊपर नहीं। लेकिन फिर भी मैंने जब उसको जीता तो पूरा हाल जो था ना वो खामोश हो गया। मैं सिर्फ मेरे और मेरे टीम मेंबर ही आवाज़ें लगा रहे थे और कुछ पहलवानी स्टाइल में मैंने भंगड़ा किया और वहाँ से माइट से नीचे आया। वो बहुत खुशी का दिन था मेरे लिए और लम्हा एक था। मैं बहुत मज़े की बात जरूर। मैं शेयर करनी चाहूँगा। जब मेरा इंडिया के साथ फाइनल था तो सब जो ऑडियंस है उनकी वो बहुत ज़्यादा चीयर अप कर रहे थे, इंडिया इंडिया इस तरह की आवाज़ें लगा के ना। तो मैंने ना अपनी साइकी को थोड़ा चेंज किया। मैंने कहा, मैंने अपने आप को समझाया, मैंने कहा ये इंडिया इंडिया चीयर नहीं कर रहे, ये इनाम की आवाज़ आ रही है। तो वो जितना ज़्यादा चीयर करते थे मुझे उतना ज़्यादा मैं अंदर से अच्छा फील करता कि ठीक है आप और ज़ोर लगाए, मैं और ज़ोर लगाऊंगा। हाँ बिल्कुल, तो आप ये बड़ा जितना अच्छा उसको अप्रिशिएट करेंगे मैं उतनी अपनी जो है वो ट्रैक्स और जो आइडिया था कि आप ये वाला इस दफ़ा भी टाइटल आप जीत के जाओगे, देखिए चांसेस थे आपके जहन में? देखिए हर चीज़ तो स्टार्ट होती है आपके घर से। जब हम ट्रेनिंग के लिए जाते हैं और हम जब ट्रेनिंग करते हैं, और ये एक सिंगल मेंबर की एफर्ट नहीं है, इसके पीछे माँ बाप की दुआएं, कोचेस की ट्रेनिंग और आपके जो साथी जो आपको ट्रेनिंग करवा रहे हैं उनका लेवल, ये सब चीज़ें जब कंबाइन होती हैं फिर एक होप क्रिएट हो जाती है। फिर जब आप हार्ड वर्क करते हैं तो फिर आप जब अल्लाह ताला के आगे दुआ करते हैं तो फिर जो है बहुत ज़्यादा जो है ना आपको एक फीलिंग आती है कि आप ये कर सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ बहुत अच्छी तरह से मैनेज हो गई। जैसे मैं लाजमी तौर पे बताऊंगा कि हमारे जो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने हमारे लिए 6 माह का ट्रेनिंग कैंप अरेंज किया, और अभी जो हमारे जो डीजी स्पोर्ट्स हैं डॉक्टर अख्तर नवाज गंजेरा साहब, उन्होंने बहुत ज़्यादा एफर्ट की, हमें उन्होंने एक्स्ट्रा डाइट और हर तरह की चीज़ प्रोवाइड की। और इसके साथ साथ जो हमारे सेक्रेटरी हैं, जो भी रिसेंटली हमारे नए सेक्रेटरी आए हैं चौधरी अरशद सत्तार साहब, उन्होंने बहुत ज़्यादा, इवन के वो खुद ट्रेनिंग पे आके हमें ट्रेनिंग करवाते रहे हैं। और जब हम इंडिया के साथ और जब हम वहाँ पे खेल रहे थे तो वो हमें खुद एज अ कोच गाइड कर रहे थे। अच्छा। कि वो ऑडियंस में बैठे हुए हैं अपने एक लेवल के ऊपर, अपने जो बाकी अपने हम मनसब है उनके साथ बैठे हुए हैं कि इंडियन के जो सेक्रेटरीज है वो बैठे हैं, नेपाल के सेक्रेटरीज बैठे हैं, उनके दरमियान में बैठे हुए वो हमें रेसलिंग में गाइड कर रहे हैं। तो ये एक उनका जोशो जज्बा और वो ट्रेनिंग करवाना, तो अल्हम्दुलिल्लाह इस सब को कंपैरिजन जब हमने इन सब को समराइज किया तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने गोल्ड मेडल की सूरत में हमें नवाजा। बिल्कुल सही। अच्छा ज़मान, आपने कैसे डिसाइड किया कि आपने पहलवानी साइड पे आना है और प्रोफेशनल लेवल पर आना है जहाँ पर आप खेल सको, इंटरनेशनली खेल सको? मेरे वालिद साहब और वालिद के भी वालिद साहब शुरू से फैमिली बैकग्राउंड मेरा सारा रेसलिंग के से रिलेटेड है। तो उनकी तरफ ही देख देख के वो बचपन से ही खारे ले जाते थे, देख देख के शौक हुआ। तो 12-13 साल की उम्र से ना मैंने पहलवानी करनी शुरू कर दी। पहले मैं मिट्टी की करता रहा, फिर उसके बाद मैट पर किया अब शुरू। तो अल्लाह ताला ने इधर भी इज्जत दे दिया। ठीक, यानी कि पेरेंट्स को मतलब आपके फादर और उनके फादर उनको देख देख के आपने जो है वो इस साइड पर आए। और इनाम आप कैसे आए इस साइड पर? जो आप देखेंगे ना, जो गुजरांवाला की एक ट्रेडिशन है, जो एक रवायत है, जो एक हमारी सकाफत है, वो ये है कि जो रेसलिंग के हवाले से गुजरांवाला, लाहौर, ये जो एरिया है, इसमें रेसलिंग हमें विरासत में मिली है। कोई भी अगर मोस्टली आप देखें 80% 90% जो घराने हैं वहाँ से उनके माँ बाप, उनके दादा, उनके परदादा, ये रेसलिंग जो है ना इस खिते की पैदाइश इस खिते की है। तो मेरे अल्हम्दुलिल्लाह दादाजी भी रेसलिंग करते थे, मेरे वाला साहब ने भी बड़ी अच्छी रेसलिंग की है। उसके बाद मेरे ताया जी के बेटे, हमारे एक रेसलिंग घराने से ताल्लुक है। तो आपको बड़ी अच्छी बात मैं बताता हूँ कि
इस इवेंट में मेरे 2 छोटे भाई जो हैं उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया पाकिस्तान के लिए, और 57 केजी में मोहम्मद बिलाल ने पाकिस्तान के लिए सिल्वर मेडल जीता है। अब्दुल वहाब जो मेरा छोटा भाई है दूसरा, उसने भी 61 केजी में पाकिस्तान के लिए मेडल जीता। तो ये भी एक मैं समझता हूँ कि फ़ख्र की बात है कि एक घर से 3 रेसलरों ने पार्टिसिपेट किया और तीनों ने मेडल लिया है। बिल्कुल सही। अच्छा, मुश्किल था ये रवायत बरकरार रखना, क्योंकि जाहिर है भाइयों ने जीता है और आपके ऊपर फिर प्रेशर भी आ जाता है, लोगों की एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं। हाँ जी, देखें ये चीज़ें भी, इसका बैकग्राउंड तो थोड़ा पीछे से स्टार्ट होता है ना। जब आप किसी लेवल पे खेलते हैं, जब आपने किसी को लीड करना होता है, जब किसी के लिए एग्जाम्पल सेट करना होता है, फिर आपको अपने गोल बहुत ऊंचे ले जाने पड़ते हैं। सही। आपको एक सेट करने के लिए, टारगेट सेट करने के लिए ट्रेनिंग का लेवल बहुत अप कर देना पड़ता है। तो इसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेनिंग बहुत की थी, इसके लिए उन्हें बहुत ज़्यादा एक्टिव किया था हमने। हमारे कोचेज़ ने, हमारे जो अभी रिसेंटली जो हमें कोचिंग करवा रहे हैं सुहेल रशीद साहब, उन्होंने हमारे साथ इतनी एफर्ट की है कि जिसको बयान करना नामुमकिन है। अभी यहाँ पे बैठ के कह देना कि जी 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे का हम सेशन करते थे, और जो फिजिकली सर्दी में रात के 10 बजे आप स्टार्ट कर रहे हैं रनिंग और रात के 12 बजे तक आप कर रहे हैं, तो ये जब आप करते हैं दिसंबर में और जनवरी में, तो ये उस वक्त की जो एक सिचुएशन होती है, ये सब क्रेडिट उनको जाता है। सही। और इससे पहले जो हमें रेसलिंग जब स्टार्ट की है, मुझे याद है कि मैं जब स्टार्ट में जाता था तो मैं अपने वालिद साहब की उंगली पकड़ के जाता था। तो उनका मुझे रोज़ लेके आना, और मेरे उस्ताद जो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन इस दुनिया में अभी नहीं है, चौधरी शबीर साहब, 10 साल 12 साल उन्होंने मेरी उंगली पकड़ के मुझे चलाया। हर कंपटीशन, हर दिन की ट्रेनिंग, ईद पे ट्रेनिंग, इवन के हमारे घर में इस तरह होता था कि अगर कोई शादी आ गई है तो मेरे बाबा से थोड़ी नाराजगी हो जाती थी। वो कहते थे ट्रेनिंग के लिए गए होते थे। वो कहते थे ट्रेनिंग करोगे तो शादी पे जाओगे। मैं कहता था कि आज थोड़ी रिलैक्सेशन होनी चाहिए। वो कहते थे नहीं बेटा, ट्रेनिंग करोगे तो देन आप जा सकते हो। यानी कि कुछ भी हो जाता था के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं होता था। ज़मान, आपने भी इसी तरह की ट्रेनिंग की है? हाँ जी, बिल्कुल। शुरू से ही मैंने आपको पहले भी बताया कि मेरे वालिद साहब ले जाते थे 13 साल की उम्र से अखाड़े। तो वहाँ से मैंने शुरू किया अपने उस्ताद थे मेरे शाहद पहलवान आटे वाला, रुस्तम पाकिस्तान, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, वो वफात पा गए हैं। तो उन्होंने मुझे चलना सिखाया सारा कुछ, कि वालिद साहब उनके पास। पहलवान बनने के लिए ज़रूरी चीज़ क्या होती है, आप क्या समझते हैं? ज़रूरी चीज़ यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनिंग, हार्ड ट्रेनिंग और फिर ट्रेनिंग किया। तो इसके अलावा ट्रेनिंग इसके अलावा कुछ नहीं। तो रेसलिंग जो है ना, ये एक कंबाइंड गेम है। इसके अंदर आपको आपकी डाइट से लेके आपके रेस्ट आ जाएगा, इसके अंदर आपकी कोचिंग आ जाएगी, इसके अंदर अगर आपके पास अच्छे पार्टनर नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते, आपके पार्टनर आ जाएंगे। इसके बाद आपकी इन्वेस्टमेंट आ जाएगी कि आप कितना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसके बाद आपकी फेडरेशन आ जाएगी कि आपको कंपटीशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, कितना सपोर्ट कर रही है फेडरेशन। तो ये एक सारा कंबाइन एक टीम एफर्ट है, जो एक दिन में 2 दिन में नहीं, ये साल की मेहनत है। जिस तरह कोई बच्चा अगर स्कूल जा रहा है तो वो एमए अगर करना है या एमएससी करनी है उसने, तो वो 16 साल का पीरियड रिक्वायर होगा। इसी तरह रेसलिंग में अगर आपने कॉमनवेल्थ में या साउथ एशियन में मेडल लेने हैं तो इसके लिए भी एक 10 से 12 साल का टाइम पीरियड और एक टीम रिक्वायर होती है, चाहिए होगा। बिल्कुल सही। अच्छा ज़मान, कभी थके हो कि अच्छा, कभी जैसे अभी इनाम बता रहे थे कि अक्सर वो कहते थे कि अच्छा थोड़ी रिलैक्सेशन तो बीच में कभी ना कभी तो मिलनी चाहिए, आपको कभी ये फील हुआ था? नहीं, ये फील तो, ये पहलवानी का ना ये स्टाइल है कि नागा नहीं करना, नागा यानी कि रेस्ट नहीं करना। तो इसलिए ही हमारे वालिद साहब भी जब भी शादी आती थी या जब भी कोई फंक्शन आता था तो ट्रेनिंग के बाद जा सकते हैं, ट्रेनिंग के पहले नहीं जा सकते। ट्रेनिंग रेगुलर कराते थे, सारा वो सिस्टम सारा रेगुलर ही होता था सारा कुछ। तो मतलब बीच में थकावट वाला एलिमेंट कम ही आता था? हाँ जी, आता है, लेकिन उसके लिए रिलैक्सेशन के लिए जिसे हम पहलवानी स्टाइल में बोलते हैं मालिश, गुटाई, ये तो सारा कुछ साथ ही चलता है ना उसके साथ। हाँ जी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। नाज़रीन, इन दोनों पहलवानों से हम मज़ीद बातें भी करेंगे, कुछ मज़ीद पहलवानी के राज भी निकलवाने की कोशिश करेंगे, लेकिन यहाँ पर मैं आपको मूवी टाइमिंग्स बताते चलूँ अपने सेगमेंट टुडेज़ डायरी में। जी, मूवी लगी हुई है होमन जहां 9 बजे सुपर सिनेमा 3 वोक टावर में और 2 बजे और 8 बजे रॉयल पाम ऑडी 1 में। द रेवेनेंट लगी हुई है 9 बजे वोक टावर सुपर सिनेमा 3 में।
डेडपूल लगी हुई है 4 बजे, 8:15 बजे, 12:30 बजे रॉयल पाम ऑडी 2 में, 6 बजे वोक टावर सुपर सिनेमा 2 में। द फाइनेस्ट आवर्स 2 बजे, 8 बजे और 11 बजे सिनेस्टार आईमैक्स में। नेक्स्ट मूवी है सनम रे, 2:15 बजे, 6 बजे और 10:15 बजे रॉयल पाम ऑडी 2 में, 5 बजे, 8:30 बजे सिनेस्टार में। और फितूर लगी हुई है 4 बजे, 7 बजे और 10 बजे शबिस्तान में। और इसी के साथ नाज़रीन यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। इनाम और ज़मान हमारे साथ मौजूद हैं, दो ऐसे पहलवान जो इंडिया में पाकिस्तान का नाम रोशन करके आए, उनकी सरजमीन पर उनको हरा कर आए। अच्छा, इसमें ज़मान मैं आपसे पूछूंगी, इसमें वेट कैटेगरीज भी होती हैं, सो आपकी कैटेगरी कौन से वेट की? मेरी थी 125 किलो। अच्छा, तो मैं उस कैटेगरी में लगता हूँ। इससे 100 से अबब और 125 से नीचे की क्लास होती है। ठीक ठीक। और मैं इसमें 8 मुल्कों को जीता हूँ सैफ गेम में। हाँ, सैफ गेम में। तो आपने सेमीफाइनल में किसके साथ खेला था? सेमीफाइनल में मैंने इंडिया को हराया, अच्छा, जो मेरे लिए सबसे मुश्किल था इस इवेंट में। हाँ। तो उसको हराने के बाद मैंने फाइनल में बांग्लादेश का एक रेसलर था, उसको हराया था। बिल्कुल सही। और इनाम की कैटेगरी कौन से वेट की है? मैं पाकिस्तान के लिए 86 केजी में खेलता हूँ। और जब मैं 2010 में गया था कॉमनवेल्थ गेम्स में, मैंने जब इंडियन रेसलर को हराया उस वक्त ये 84 केजी था। अच्छा। तो अभी जो हमारी फिला ओलंपिक लेवल जो होता है उन्होंने ये वेट को चेंज किया और 86 कर दिया। तो अब मैं पाकिस्तान को 86 में रिप्रेजेंट करता हूँ। अच्छा, 86 में। सो आपने सेमीफाइनल में खेला था? मैंने क्वार्टर फाइनल में नेपाल को हराया है, उसके बाद अफगानिस्तान को हराया मैंने सेमीफाइनल में, और फाइनल में मैंने इंडिया को हराया। अच्छा, आपका इंडिया के साथ फाइनल में था? फिर इंडिया के साथ फाइनल है। और हमारी जो गेम है ना, इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि आपको एक ही दिन में सब कंपटीशन खेलना होते हैं। ये हमारे जो 3 कंपटीशन मेरे हुए हैं, ये आधे घंटे के फर्क के साथ अच्छा, यानी कि एक ही दिन में सारे जो है वो ट्रैक पे चल रहे थे। अच्छा ज़मान, जब आप फाइनल खेल रहे थे तो उसमें तो इंडिया था ही नहीं, तो फिर क्राउड किसको सपोर्ट कर रहा था? क्राउड तो उधर तो क्राउड बैलेंस ही था, दोनों को सपोर्ट कर रहा था। लेकिन बांग्लादेश के साथ मेरी फाइट सिर्फ 30 सेकंड हुई। 30 सेकंड में? 30 सेकंड में मैंने उसे फॉल कर दिया। अच्छा। फॉल पोजीशन होती है पॉइंट, और जिसे जैसे आप नॉकआउट नहीं बोलते, हाँ। वैसे 3 सेकंड में मैंने उसे फॉल कर लिया। वो ज़्यादा कुश्ती हुई नहीं उसके साथ। तो सो अगर आप नॉकआउट के बाद मतलब गिर गए हैं आप, उसके बाद अगर आप उठ जाएं तो फिर वो कंटिन्यू रहता है? हाँ जी, वो स्टील करके रखना पड़ता है ना एक रेसलर को। दोनों हाने, जिसको हम बोलते हैं चारों हाने चित, उसको करके 3 या 4 सेकंड से रखना पड़ता है। वो फिर फाल दे देते हैं, फाल के बाद कुश्ती खत्म हो जाती है। ज़मान की जब फाइट हो रही थी फाइनल के साथ, तो ज़मान भाई ने तो इंडिया के जो ऑडियंस आई हुई थी उसे पहले ही चुप करा दिया था। अच्छा। तो इसलिए उन्होंने ना बांग्लादेश की तरफ से चीयर अप किया, ना पाकिस्तान की तरफ से डेफिनेटली नहीं करना। तो वो तो बिल्कुल पहले ही खामोश हो गए थे ना, जिस तरह कोई फौत की वाकया हो चुकी है, इसलिए पहले ही खामोश हो गए। ऑब्वियसली पहले अभी उन्होंने इंडिया को जो है वो आउट किया है, तो वो कहाँ से चेयर जो है वो लाते ही है वो। अच्छा इनाम, आपने जब खेला फाइनल, कितने मिनट की ये चली थी? हमारा जो रेसलिंग होती है, इसका जो टाइम पीरियड है, ड्यूरेशन है, वो 3-3 मिनट के 2 हाफ होते हैं। कि आपने 3 मिनट पहले कंपटीशन खेलना है, उसके बाद आपको आधा मिनट रेस्ट मिलेगा, फिर 3 मिनट जो है ना आपने इंडिया के साथ खेलना है, यानी कि किसी भी रेसलर के साथ खेलना है। जब मैं इंडिया के साथ मेरी फाइनल में पहुंच गया, मैं भी और इंडिया का रेसलर भी, तो उस वक्त जो हमारे कोच हैं सुहेल रशीद साहब, जो हमारे साथ गए थे, उन्होंने बड़ा अच्छा मुझे गाइड किया। जो मेरे पॉजिटिव पॉइंट हैं उनके ऊपर फोकस किया। और उसके बाद जब कंपटीशन स्टार्ट हुआ तो बड़ा अच्छा कंपटीशन अल्हम्दुलिल्लाह खेला गया। तो जो फर्स्ट राउंड था उसमें 4-4 पॉइंट थे, इंडियन रेसलर के भी और मेरे भी। अच्छा। तो जब उसके बाद सेकंड पार्ट आता है जिसमें आधा मिनट वक्फा होता है और आप डिस्कशन करते हैं, अपनी स्ट्रेटजी चेंज करते हैं, तो सुहेल साहब ने मुझे उसके वीक जो पॉइंट है उनकी तरफ मुझे पॉइंट आउट किया कि बेटा आप इस तरफ जो है ना आप अटैक कर सकते हैं, ये उसके कमज़ोर पॉइंट है। और इवन के जो हमारे जो फेडरेशन के सेक्रेटरी हैं सुहेल रशीद साहब,
वो ऊपर से चीयर कर रहे हैं कि बेटा आप इसकी दाईं टांग को पकड़ना है और मरोड़ना है और इस तरह करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब ये मैंने स्ट्रेटेजी दोबारा बनाई और दूसरे राउंड के लिए गया तो उसमें मैंने 8 पॉइंट लिए और इंडियन रेसलर ने कोई पॉइंट नहीं लिया। तो ये जो मेरे कोच और अर्शद साहब ने जो मुझे एक बताया तो इसके साथ बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 8-12-4 के मार्जिन के साथ अल्हम्दुलिल्लाह जीत लिया। अच्छा, आप दोनों आपस में एक दूसरे को कब से जानते हैं? तकरीबन बचपन से ही। अच्छा, बचपन से ही साथ हैं, एक साथ ट्रेनिंग भी की हुई है? हम दोनों जो है ना लंगोटी है जिसे बोले लंगोटी है दोस्त हैं। अच्छा, तो ट्रेनिंग जब साथ करते थे तो किस तरह, मतलब क्या क्या कुछ स्टोरीज अगर आपको याद हो? गुजरांवाले से बिलोंग करते हैं? हाँ जी, गुजरांवाला से बिलोंग करते हैं हम। तो इस तरह के जब बचपन से भी हम ट्रेनिंग करते हैं तो कभी एक का पलड़ा बारी और कभी दूसरे का। आपस में कभी की है? हाँ जी, हम डेली प्रैक्टिस आपस में करते हैं। अच्छा। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह जमान भाई अपने वेट में हीरो हैं पाकिस्तान के। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह विन करके आया हूँ तो हमारा जो एक लेवल है दोनों का बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह मिल जाता है। वेट मैटर करता है? हाँ जी, वेट तो बहुत ज्यादा। और स्पेशली जब हम ट्रेनिंग करते हैं तो इस तरह होता है कि अगर एक दिन एक ने गिरा लिया या एक ने थोड़ा पॉजिटिव थोड़ा पल्ला एक का भारी हुआ है तो दूसरे दिन फिर जोश होता है कि नहीं कल इसने मुझे गिराया, आज मैंने इसे गिरा के। फिर आपको तो शायद ज्यादा मेहनत करनी पड़ती होगी क्योंकि उनका तो वेट ज्यादा है तो आपको ज्यादा जोश लाना पड़ता होगा। हाँ जी, फिर इस तरह ही होता है ना, कभी एक की कभी दूसरे की। अच्छा ज़मान, बहुत कुछ खाना पड़ता है मतलब, और फिर कंट्रोल भी करना पड़ता है वेट को कंट्रोल करने के लिए? हाँ जी, मेरे वज़न में तो नहीं है क्योंकि मेरी क्लास है 125 तो इसमें तो मेरा वज़न इस टाइम में 110 है तो मुझे तो 15 किलो बढ़ाना है। लेकिन मुझे तो खाने का नहीं मसला आता, लेकिन वो चीज़ें खानी पड़ती हैं जिससे प्रॉब्लम ना हो कोई। तो इस तरह ट्रेनिंग का मद्देनज़र रखते हुए सारी काम ना देखना पड़ता है ट्रेनिंग का। बिल्कुल सही। अच्छा, घर वालों को टाइम फिर कैसे देते हैं, क्योंकि ट्रेनिंग जब बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, घर वालों को टाइम कैसे देते हैं? हम घर वालों को टाइम नहीं देते, वो हमें टाइम देते हैं। मॉर्निंग में अगर जाना है तो बाबा ने साथ जाना है कि बेटा आपने ट्रेनिंग करानी है, ट्रेनिंग करनी है। उन्होंने 2-3 घंटे हमें प्रैक्टिस करवानी है। देन वापस आना है तो मामा खाना लेके बैठी हुई है कि मेरा बेटा आ जाए और नाश्ता कर ले। नाश्ता करके फिर उसके बाद जब इसने थोड़ा आराम करना है, इसे थोड़ा आराम करने दिया, जैसे डिस्टर्ब नहीं करना, इसके एसी को ऑन करो, इसको कोई कमरे के पास ना जाए। इस तरह हमारी जो है ना सारा दिन। ज़मान, आपकी तरफ भी यही होता है? हाँ जी, बिल्कुल यही सेम ही है सारा कुछ कि इस तरह ही घर वाले आगे पीछे फिर रहे होते हैं कि हीरो है घर का। हाँ जी, तो ऑब्वियसली आप तो पाकिस्तान के भी हीरो हैं और माशाल्लाह 2-2 गोल्ड मेडल्स जो हैं वो आप लेकर आए हैं। शादी का क्या इरादा है? ये मामा मान जाए मेरी। अच्छा, यानी कि आपकी अम्मा जो है वो नहीं मान रही? नहीं, ऐसी बात नहीं है मैम। असल में ये जो भी एज है ये बहुत ज़्यादा पीक लेवल है। अभी मैं पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ कर सकता हूँ। अभी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने पावर भी दी हुई है, अभी सारे मामला बड़े अच्छे चल रहे हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि ये 1-2 साल पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड, ओलंपिक, एशिया इस सब में पार्टिसिपेट करूँ। यानी कि आइंदा फ्यूचर में जो है वो ये प्लान है कि आगे से आगे बाद भी अगर मेरी मामा मान जाए तो फिर कहीं भी कर दें प्लीज। आपका क्या स्टांस है शादी पर? नहीं, शादी का तो अभी है, लेकिन मेरे से बड़े 2 भाई हैं, उनकी शादी के बाद ही मेरी बारी आएगी। अच्छा, ये बड़ी एक सिचुएशन होती है कि जब आप छोटे होते हैं तो फिर आपको इंतजार करना पड़ता है। तो अभी तक तो इंतजार ही कर रहा हूं। आप इनकी अम्मा को सिफारिश कर देना। हाँ, जरूर। आंटी प्लीज मान जाएं, आंटी प्लीज मान जाएं, भाई की शादी कर दें। 2 साल बाद। अभी 2 साल रहते हैं। आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, आगे क्या क्या इरादे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह यही आगे इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मेडल लाऊं, ओलंपिक क्वालिफाई करूं और कॉमनवेल्थ में गोल्ड लूं, ओलंपिक में गोल्ड लूं। ये सारा कुछ पाकिस्तान के लिए मैं करूं जिसकी मेरी ख्वाहिश है ये। बिल्कुल सही। अच्छा नाम, फेडरेशन सपोर्ट कर रही है आप लोगों को? किस हद तक सपोर्ट कर रही है कि आप फ्यूचर में आगे जो है वो मुख्तलिफ कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट कर सकें? हर चीज़ हमारी बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन ये एक ऐसा पॉइंट है कि जिसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ आपको अंधेरा नजर आएगा। क्योंकि अभी जब कोई भी ऐसी फील्ड हो, चाहे वो लड़ाई की फील्ड हो, चाहे वो रेसलिंग की फील्ड हो, चाहे वो क्रिकेट की फील्ड हो, हम फौरी कंपैरिजन करते हैं कि इंडिया के साथ हमारे क्या मामलात हैं या इंडिया इस गेम में किस लेवल पे है। तो आपको शॉक होगा जब मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान रेसलिंग फेडरेशन का बजट सिर्फ 15 लाख है और इंडियन रेसलिंग फेडरेशन का बजट इंडियन 15 करोड़ से भी अबव का है। यानी कि पाकिस्तानी 28-30 करोड़ रुपया उनका बजट है और हमारा सिर्फ 15 लाख रुपया बजट है।
और इसके साथ साथ हमें पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ताउन हमारे साथ कर रहा है कि हमारे कैंप वगैरह अरेंज कर रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा खला है, बहुत ज़्यादा खला है। अभी इंडिया ने रिसेंटली जिस तरह 15 करोड़ बजट लेकर भी वो गोल्ड मेडल्स विन नहीं कर सकते और हमारे पास 15 लाख है और हम गोल्ड मेडल्स मिल करके आए। कितना टैलेंट है, ये चीज़ जो है वो हुकूमत को सोचनी चाहिए। बिल्कुल, आपको मैं ये बताता चलूँ कि रेसलिंग वो वाहिद गेम है जो हॉकी के बाद पाकिस्तान के लिए सबसे ज़्यादा मेडल जीत चुकी है, चाहे वो एशिया हो, चाहे वो कॉमनवेल्थ हो, चाहे वो ओलंपिक लेवल हो। सिर्फ और सिर्फ रेसलिंग पाकिस्तान की सेकंड बेस्ट गेम है इस वक्त। इवन कि आप क्रिकेट के साथ भी कंपैरिजन कर लें तो रेसलिंग का पलड़ा मेडल की सूरत में पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा है, की सूरत में भारी रहेगा। इंडिया ने, मैं आपको बताता चलूं कि जिस तरह आईपीएल हुआ है इंडिया में, इस तरह उन्होंने प्रो रेसलिंग लीग स्टार्ट कराई है। अच्छा। और उसमें 17 अरब रुपया उन्होंने इन्वेस्ट किया है और पाकिस्तान में कुछ भी नहीं है, आपके सामने है और हमारी परफॉर्मेंस आपके सामने है कि इतना कुछ भी ना होने के बावजूद हम पाकिस्तान को किस लेवल पे ले बिल्कुल सही। तो ज़मान जो बड़े अभी आप बात कर रहे थे कि आप आगे जाना चाहते हैं और कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो क्या उसके लिए फेडरेशन सपोर्ट करेगी, आपको लगता है? फेडरेशन तो सपोर्ट करेगी, लेकिन हुकूमत को भी चाहिए कि सपोर्ट करना, ज़्यादा से ज़्यादा इवेंट होने चाहिए पाकिस्तान में भी, इंटरनेशनल भी। हमें ट्रेनिंग के लिए भेजना चाहिए इन्हें बाहर के मुल्क और ट्रेनिंग करें। हम वर्ल्ड चैंपियन के साथ ट्रेनिंग करेंगे तो वर्ल्ड चैंपियन से लड़ेंगे ना। अच्छा, एक जब आप करियर सेट करते हैं तो उसमें एक पॉइंट जो है वो अर्निंग पॉइंट होता है, तो वो जो है वो स्टेबल है? अर्निंग पॉइंट देखिए इस तरह के, अभी मैं वापडा को रिप्रेजेंट करता हूँ पाकिस्तान में और पाकिस्तान वापडा की तरफ से खेलता हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा 18वां स्केल है और अल्हम्दुलिल्लाह उसका प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मेन चीज जो है ना वो हमारा कंपटीशन है, हमें इंटरनेशनल ट्रेनिंग चाहिए। बिल्कुल सही। और ज़मान आप क्या कहोगे इस अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से? नहीं, भाई ने जैसे बोला है वैसी बात है कि मैं भी पाकिस्तान वापडा से हूँ। अच्छा। तो इकट्ठे ही हम टीम मेंबर यानी कि डिपार्टमेंट सपोर्ट कर रहा है, लेकिन जहाँ पर आपको खेलने की ज़रूरत है और आप अपना मजीद टैलेंट एक्सप्रेस कर सकते हो वो प्लेटफॉर्म्स कम है। थैंक यू सो मच इनाम एंड ज़मान, गुड लक फॉर ऑल द कॉम्पिटिशन्स जो भी आइंदा आ रहे हैं, आप उनको ज़रूर जीतें और एजाज़ात और मेडल जो हैं वो पाकिस्तान के नाम करें, क्योंकि आपके नाम से पहले हमेशा पाकिस्तान का नाम प्रोनाउंस किया जाता है। बहुत शुक्रिया आपका, आप दोनों तशरीफ़ लाए। इसी के साथ नाज़रीन आपसे इजाज़त लेंगे, इंशाल्लाह मंडे वाले दिन आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।